नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। भागवत पुराण एक बार फिर जागृत हुआ है। मोहन भागवत पुराण। भागवत जी चाहते हैं कि अयोध्या में जो पर्व है ये मंदिर का, ये इसको पूरे बिल्कुल आजादी के पर्व की तरह मनाया जाए। अब अयोध्या का जिक्र आया तो इसलिए आया कि मिल्कपुर में अयोध्या की विधानसभा में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे गाल पे एक तमाचा पड़ा था सांप्रदायिकता की राजनीति पर। लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया था, बता दिया था कि नफरत की राजनीति यहाँ पसंद नहीं है। मैंने अभय द्विवेदी जी से आज धर्म के इन कर्म कांडों पे चर्चा करी और मैंने कहा आजादी, असली आजादी अगर मोहन भागवत मान रहे हैं कि मंदिर बनने से हुई तो गलत है। असली आजादी 2014 में मिली थी। हमारी एक सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने कहा था कि असली आजादी 2014 में है। और जब अभय द्विवेदी जी से जिक्र हुआ, कंगना रनौत की बात चली तो बात चली एक स्वामी कैलाशानंद की। मैं भी उनके बड़े संपर्क मेरा, बड़े सानिध्य मेरा, उनकी एक लंबी कहानी का इंटरव्यू में वीडियो अलग से बना रहा हूँ। तो एक साध्वी आजकल कुंभ में चर्चा में है। बड़ी ग्लैमरस थी पिछली जिंदगी उनके, बड़े उनके ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। और एक साध्वी ने आरोप लगाया है कैलाशानंद जी पे कि इनके आश्रम में ये वाली मॉडल क्या कर रही है। मंच पे अगर ये कुंभ में जो भ्रष्टाचार की चीजें हैं उन पर चर्चा हुई और पिछली कैग की रिपोर्ट में बताया गया था कि कुंभ में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, इस पर चर्चा हुई। मैंने पूछा मोहन भागवत क्यों नहीं इलाहाबाद में जा रहे, प्रयागराज में जा रहे, जहां लोग खुले में सोने को बेवश हैं ठंड में। 11 लोगों को हार्ट अटैक हो गया है। कुंभ में हो क्या रहा है, ये खेल क्या है? क्या अयोध्या में जिस तरह अफसरों ने, नेताओं ने जमीनें खरीदी गई, वो मोहन भागवत जी को नजर नहीं आया? करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें खरीदी गई, अमिताभ बच्चन एक कंपनी का प्रचार करते हुए नजर आए। तो क्या अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अफसरों की भ्रष्टाचार की एक नई कहानी नहीं ले आया? और मुझे एक संत ने बताया था कि सीता मैया का श्राप था कि जिस जगह सीता मैया को अपमानित किया गया, एक धोबी के कहने पे सीता मैया ने कहा कि अयोध्या कभी फलित नहीं होगी, फले फूलेगी नहीं। ऐसा मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि इसका जिक्र है पुराणों में। मैं कुछ संतों से बात करने की कोशिश में हूँ कि वो जगह मिले जहां सीता मैया ने ऐसा कहा है। जब ये अयोध्या बनने लगी तो मुझे लगा ये बात तो गलत है, क्योंकि इतनी जमीनें बन रही थी, इतने फ्लैट बन रहे थे, अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहे थे। लेकिन हकीकत सीता मैया के श्राप जैसी लगी। अयोध्या आने वाली बहुत सारी फ्लैटें बंद हो गई क्योंकि यात्री नहीं मिल रहे थे, होटल खाली रहने लगे। जिन जमीनों को आने पौने दामों में खरीद के बड़ा बड़ा महंगा बेचने की तैयारी थी, वो फ्लॉप हो गए। अयोध्या में गुजरात के ठेकेदारों की नई कहानी है। मिल्कीपुर से जिनको उपचुनाव में टिकट मिला है, उनके कनेक्शन भी गुजरात से हैं। गुजरात के ठेकेदारों की छाया अयोध्या से लेकर प्रयागराज के कुंभ तक है। इन तमाम विषयों पे बहुत जबरदस्त, बहुत तार्किक तरीके से अभय द्विवेदी जी से बातचीत की है। सुनेंगे, आपको तो बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन कर लें। चलिए अभय जी से बात करते हैं। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। मोहन भागवत किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। क्या ये मैं कहूँ कि मोदी जी ने उनको इतने हाशिए पे डाल दिया है कि वो में आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि किस मामले में सुर्खियों में आ सके। फिर उनका एक बयान अयोध्या को लेकर हो रहा है और फिर राहुल गांधी उन पर हमला कर रहे हैं, तेजस्वी उन पे हमला कर रहे हैं, संघ पे फिर हमला हो रहा है। मोहन भागवत की ये समस्या क्या है? मोहन भागवत क्यों चाहते हैं? अब तो इतने सारे कमांडो मिल गए हैं उनको। मोदी जी ने उनकी सुरक्षा इतनी बढ़ा दी है, बिल्कुल वो बिल्कुल वीवीआईपी की तरह निकलते हैं मोहन भागवत। किसी जमाने में संघ के प्रमुख बड़े आराम से सादगी से आ जाते थे, अब गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं, शू 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 करके ब्लैक कैट कमांडो उतरते हैं, उसमें मोहन भागवत डॉन की तरह उतरते हैं। समस्या क्या है मोहन भागवत जी को? देखिए, जहां तक मेरी राय है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पहले भी, मोहन भागवत के पहले भी, वो उनकी कोशिश ये होती थी कि उनको राष्ट्रपिता मान लिया जाए। और चूंकि राष्ट्रपिता गांधी जी को माना जाता है, इसलिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुल मिला के वो चाहते यही हैं कि उनको, वो अपने आप को गांधी जी के समांतर एक राष्ट्रपिता के जैसा कोई दर्जा जो है उनको प्राप्त हो जाए। और उसी तरीके से फिर वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, पार्टी का नेतृत्व करना पड़ेगा, लोगों को जिताना पड़ेगा। तो वो काम तो अटल बिहारी वाजपेयी के जिम्मे था, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी के जिम्मे है। और वो खुद को राष्ट्रपिता की स्थिति में मानते हैं, इसीलिए इस प्रकार की तमाम बातें वो कहते रहते हैं। कोई उनकी बातें माने या ना माने, वो अलग बात है। नरेंद्र मोदी ही बहुत सी बातें उनकी नहीं मानते, और उसके कई प्रमाण मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी ने उनकी कौन कौन सी बातें नहीं मानी। अभी चूंकि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी ने बहुमत खो दिया है, तो उनका हाथ थोड़ा भारी हो गया है
इसलिए उनकी बातों पर नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया मंद आती है। लेकिन एक जमाने में तो नरेंद्र मोदी मुंह आमने सामने बातचीत होती थी, मुंह पे ही मना कर देते थे कि हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। तो ये उनकी स्थिति थी। जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो ये सब कह रहे हैं, उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में खुद भागवत जी की हैसियत किस नंबर की थी हम लोग देख सकते हैं कि वो बाकायदा दूसरे नंबर पे थे। नरेंद्र मोदी ने सारा काम करते थे, उसके बाद पीछे पीछे फिर वो उसी तरीके से वो आरती करते थे। यहाँ तक कि आरती का जो पात्र था जिसमें वो ज्वालाएं जल रही थी, ज्वालाएं थी, उसमें भी आप देखिए उनके पास छोटा सा था और नरेंद्र मोदी के पास काफी बड़ा सा था। मुझे अब पूरा वो सीन याद है। तो इसका कोई जो वो कह रहे हैं, इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, इन चीजों से सरकार के दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्यों ना एक प्रतिष्ठा द्वादशी नाम का एक नया पर्व चालू कर दिया जाए। प्रतिष्ठा द्वादशी नाम का एक नया पर्व चालू कर दिया जाए, और चूंकि सरकार जो कुछ कहती है उसे लोग करने लगते हैं, सरकार के पास संसाधन होते हैं, तो अयोध्या में एक उत्सव शुरू हो जाएगा प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन का। जिस दिन भाजपा के हाथ से सत्ता नहीं रहेगी उसके बावजूद कुछ सालों तक चलता रहेगा, धीरे धीरे वो उत्सव भिनक जाएगा, लोग उसकी परवाह करना बंद कर देंगे। क्योंकि जो सरकारी आदेश से जो उत्सव मनाए जाते हैं उसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त को छोड़ के बाकी कोई दरअसल उत्सव मनता नहीं है कहीं। और 2 अक्टूबर को और आप मान लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 ऐसे उत्सव हैं जो कि सरकारी आदेश के मुताबिक और सरकारी योजना के मुताबिक सरकारी संसाधनों के दम पे मनाए जाते हैं। बाकी जो चीजें होती हैं वो होके रह जाती हैं औपचारिक रूप से, उनका कुछ जनता के बीच में उनके प्रति कोई उत्साह नहीं होता उनके। अच्छा, अब इनकी देखिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बन गया। अभी भी हमारे पास ये खबर नहीं है पक्की कि राम मंदिर पूरी तरह बन गया है या नहीं बन गया है। नहीं बना है, पूरा नहीं बना है। क्या आपके पास ये खबर है? नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी वो अधूरा बना था, केवल नीचे का हिस्सा बना था, वो भी पूरा नहीं बना था। उसके बाद उसकी क्या प्रगति हो रही है, कैसे प्रगति हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ बताया नहीं जाता। मुझे एक बात पता है कि इतना बढ़िया बनाया गया था अभय जी, इतनी जान लगा के बनाया गया था, इतने कुशल इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था, इतनी मजबूत टेक्निक थी वो कि पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपक गई जी। हाँ ना, वो तो खबर आ गई, तो आप ठीक कह रहे हैं। मेरे दिमाग में बात क्या थी, मेरे दिमाग में बात ये थी कि राम मंदिर को एक नया तीर्थ बनाने के लिए सरकार की तरफ से, हिंदुत्ववादी विचारधारा के वाहकों की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है। शुरू में बहुत ज्यादा इंतजाम की, बहुत मेहनत की गई, बसों में भर भर के वहां पर दर्शनार्थियों को ले जाया गया, लेकिन धीरे धीरे फुटफॉल वहां पर कम होती चली गई। मैं कोई राम मंदिर और रामलला के मंदिर के महत्व को कम करने की निगाह से बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम लोग राजनीतिक समीक्षक हैं। राजनीतिक उद्देश्य से जो काम किया जाएगा उसकी हम राजनीतिक समीक्षा करेंगे। अगर राम मंदिर का मकसद आध्यात्मिक होता तो हम उसकी राजनीतिक समीक्षा नहीं करते। भाई, हम काशी विश्वनाथ के मंदिर की राजनीतिक समीक्षा नहीं करते, हम अजमेर की दरगाह की राजनीतिक समीक्षा नहीं करते हैं, हम किसी चर्च की या हम स्वर्ण मंदिर की राजनीतिक समीक्षा नहीं करते हैं कि वहां कितने लोग जाते हैं, कितने लोग नहीं जाते हैं। लेकिन राम मंदिर तो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, जो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट होने के नाते उसको बनाया गया। उसकी प्रधानमंत्री ने, जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, और एक राजनीतिक दल के लोगों ने उसको बनाने के एक आंदोलन में भाग लिया पूरी तरीके से। और जब राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने से पहले मस्जिद तोड़ी गई, तो सारे देश में उसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई, सरकारें गई। तो मुख्य तौर पर ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। तो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है तो हम देखेंगे भाई कि उसको जब एक तीर्थ बनाने की कोशिश की जा रही है तो एक राजनीतिक तीर्थ हुआ ना, ये पॉलिटिकल पिलग्रिमेज है। ये जो है राम मंदिर एक पॉलिटिकल पिलग्रिमेज है। तो इस पॉलिटिकल पिलग्रिमेज में कितने लोग जा रहे हैं, कैसे उनको ले जाया जा रहा है, उसके पीछे पूरी योजना क्या है। हम लोगों को बताया गया था कि इतने गांवों में आरती होगी, इतने गांवों में ये होगा, उतने गांवों में ये होगा, इतनी जगह हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, लगातार वहां पर वहां त्रेता युग आ जाएगा। मतलब उस वक्त की बातचीत तो ये थी कि वहां पर त्रेता युग हो जाएगा, 24 घंटे वहां पर रामायण का पाठ होता रहेगा, लगातार रामलीला हर वक्त होती ही रहेगी रामलीला। ये सारी बातें हमारे सामने एक बड़ा ही भव्य चित्र खींचा गया था। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1-2 दिन पहले तमाम टीवी के एंकर और एंकरनियां जो हैं वो वहां पहुंच गई थी। उनको बाकायदा बिल्कुल, उनको बाकायदा
टीवी चैनल के खर्चे से उनको वो उस तरह के उत्तर ही दिए गए थे, इनके ऊपर वो सब छपा हुआ था, वो राम राम छपा हुआ था, उस पर सब बाकायदा टीका वीका लगाए हुए, भक्ति भाव की पूरा अभिनय करते हुए, और रामायण की चौपाइयां वो सब नोट करके ले गए थे, और बहुत से लोग तो याद करके ले गए थे जो अति उत्साही थे, वो सब उन्होंने वहां पे पढ़ी। और दिन रात लगातार यही होता रहा, कोई नाव में बैठ के कर रहा है, कोई सड़क पे चलते हुए कर रहा है, मतलब वो बहुत जबरदस्त ड्रामा था जो पूरा का पूरा वहां पर नाटक किया गया, इस चक्कर में कि इससे पूरा माहौल जो है वो रामललामय हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उससे राजनीतिक लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी के अपने पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार उनको बड़ा जबरदस्त राजनीतिक नुकसान हुआ। गुजरात में उन्हें कभी राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने बहुमत नहीं कभी खोया, और यहाँ पे 2 बार के चुनाव में बहुमत नहीं खोया, लेकिन तीसरी बार के चुनाव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बावजूद उन्होंने बहुमत खो दिया। तो अब हम लोगों को ध्यान इस पर रखना चाहिए कि आखिरकार राम मंदिर को तीर्थ स्थल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। अब ये जो प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने का जो उन्होंने सुझाव दिया है, वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने अभय जी, मुझसे किसी ने कहा था, मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं ज्यादा धार्मिक ग्रंथ मैंने पढ़े भी नहीं है, किसी ने कहा था कि सीता मैया ने श्राप दिया था कि जिस अयोध्या में उनको इस तरह कहने पर घर से निकाल दिया गया, उनकी अग्नि परीक्षा ली, वो अयोध्या कभी फलेगी फूलेगी नहीं। ये ऐसा मुझे किसी संत ने बताया था कि ऐसा जिक्र है कहीं, मैं कह नहीं सकता कोई धार्मिक ग्रंथ में कहाँ पे है, लेकिन मुझे कहा गया। मेरे दिमाग में बात रही कि सीता मैया का वहां पे ये श्राप। मैं गया अयोध्या, मंदिर से पहले गया था, काफी पहले गया था, जिस जगह पे भगवान राम ने अपने परिवार, अपने भाइयों के साथ जल समाधि ली थी, तो वो जगह नेचुरली इतनी ज्यादा पवित्र होनी चाहिए जहाँ पे भगवान खुद ही जल में चले गए हों। पूरी खाली एक अजीब सा वीराना सा था, कोई मुश्किल से 2-4 लोग पड़े थे। मैं हैरान था, क्योंकि भगवान के अगर देखा जाए तो काशी, मथुरा, अयोध्या, ये भगवान राम, कृष्ण और शिव 3 ही हैं। आप देखिए अयोध्या के मुकाबले में काशी और मथुरा हमेशा लाइव रहता है, हमेशा लोग भरे रहते हैं, रात भर चले। तो मुझे वो बार-बार ज़हन में घूमता रहा कि सीता मैया का श्राप है कि अयोध्या कभी बहुत फलेगी फूलेगी नहीं। फिर मंदिर बनना शुरू हो गया। मंदिर बनना शुरू हो गया तो फिर वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए लूट मच गई। यूपी के आईएएस, यूपी के आईपीएस, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, मेयर, एमएलए, सबने वहाँ पे अयोध्या की ज़मीनें ऐसी लूटना शुरू करी कि मुझे याद आ गया राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। फिर देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों ने वहाँ ज़मीनें खरीदी। लोढ़ा ग्रुप ने खरीदी। अमिताभ बच्चन मंदिर के शिलान्यास के मोदी जी के कार्यक्रम के अगले दिन बाद अमिताभ बच्चन के वीडियो और अमिताभ बच्चन का विज्ञापन फुल पेज में छपा कि लोढ़ा ग्रुप वहाँ पे फ्लैट बना रहा है, और लोगों ने जमीन खरीदी। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है, महिला नेता है, उनके पति शिक्षा विभाग में मामूली पोस्ट पे थे। उनका वहाँ 100 करोड़ रुपए का होटल बना, 100 करोड़ का। हमने 4K में फुल पेज पे स्टोरी छाप दी कि साहब ये बीजेपी के नेता, महिला नेता, जिनके पति एक छोटी-सी पोस्ट पे हैं, ये अयोध्या में 100 करोड़ का होटल बनाए हुए हैं, ये पैसा कहाँ से आया? अगले ही दिन 2 दिन बाद उस महिला नेता ने हमें मानहानि का नोटिस भेज दिया। हमने स्वीकार किया, हमने फिर उसकी अगली स्टोरी छापी विजिलेंस की। खैर जब जाँच बचा तो वो नेत्री जी के पतिदेव जो है वो सस्पेंड हो गए। वो जाँच विजिलेंस में चली गई, लेकिन विजिलेंस में ठंडे बस्ते में चली गई। तो जो अयोध्या में लूट हुई तो मुझे लगा कि अयोध्या में इतना डेवलप हो रहा है, इतनी फ्लैटें आ गई, अब तो अयोध्या बस जाएगा। लेकिन अभय जी मैं बताऊँ, जितनी फ्लैटें शुरू हुई थी, उसमें से आधे से ज़्यादा बंद हो गई। फ्लाइट के मालिकों ने कहा कि वहाँ ट्रैफिक ही नहीं है, लोग ही नहीं है। हम यहाँ खाली फ्लाइट कैसे चला सकते हैं? जो प्रॉपर्टी के दाम जमीन आसमान पे उड़ने थे, किस-किसने नहीं, यूपी के जाने-माने किन-किन आईएएस ने, किन-किन आईपीएस ने, एसटीएफ के चीफ साहब यश, उनकी माँ के नाम या सास के नाम, करोड़ों की जमीन। एक से बड़े कई डीआईजी, कई आईजी, कई आईएएस, उनके नाम करोड़ों की जमीन। और वो अयोध्या में हाल ये हो गया कि राम मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी कम हो गई कि लोग हैरान हो गए कि हो क्या रहा है? फ्लाइटें बंद, होटल खाली। तो मुझे लगा कि सीता मैया की जो बात कही गई थी, कहीं वो सच तो नहीं हो रही है। अब अयोध्या को जो आप बता रहे हैं, भागवत जी फिर से इसीलिए शायद ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव है। और मिल्कीपुर का चुनाव भी आज की तारीख में अगर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगी, तो उसको जीतने के लाले पड़े हुए हैं। एक दलित चेहरे को, अनजान से चेहरे को टिकट दिया,
क्योंकि उस नेता के तार गुजरात से जुड़े हुए हैं और गुजरात अयोध्या में इसलिए फैक्टर है क्योंकि वो जो नेता जिसको टिकट मिला है, वो कपड़े का कारोबार करता है, सूरत से कपड़ा लाता था और आर के पाटिल नामी है ना उनका, हाँ, उनसे उनके तार जुड़े हुए। तो ये टिकट भी गुजरात कनेक्शन पे मिल गया। अयोध्या में एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट आदमी है, कार सेवक था वो, उसने मुझे बताया कि रेलवे का ठेका हो, शौचालय का ठेका हो, मंदिर बनाने का ठेका हो, सब गुजरात के लोगों को दे दिया गया। तो जितने हजारों करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का काम हो रहा है, वहां भी ठेकेदार गुजरात के करेंगे। तो अयोध्या इस धरातल पर कि मंदिर बनाने की जमीन के नाम पर लूट, वो जांच जब हम लोगों ने छापी तो जांच दे दी गई एक पीसीएस अफसर को। हमने आरटीआई में पूछा, जांच का क्या हुआ, आज तक जवाब नहीं मिला। अयोध्या बीजेपी के भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है, नमूना है। आपको लगता है कि भागवत की कोशिशों से ये भ्रष्टाचार की परत के बाद एक नई अयोध्या, विकसित अयोध्या बन पाएगी? संजय जी, आपने सीता मैया के शाप वाला जो एंगल आप निकाल के लाए हैं और जो आपने व्याख्या दी है, वो बहुत ही विचारोत्तेजक है और उसके ऊपर अच्छी तरीके से गौर किया जाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो हम दोनों का बन रहा है, इसका शीर्षक भी आप इसी के ऊपर रखें। ये मोहन भागवत का सुझाव और बनाम सीता मैया का श्राप, मतलब ये इसी फोकस इसी के इर्द गिर्द जो है वो होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, क्योंकि ये तो शुरू से दिखाई पड़ रहा था कि अयोध्या में राम भक्तों का फुटफॉल बढ़ाने के लिए काफी संगठित प्रयास किया जा रहा है संघ परिवार के द्वारा। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है, उसमें केंद्र सरकार लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अच्छा, लेकिन चुनाव में उसका लाभ मिला नहीं। चुनाव में उसका लाभ मिला नहीं तो उसके प्रति उत्साह भी कम हुआ, उन लोगों की तरफ से राजनीतिक उत्साह कम हुआ। और उसके बाद में अब उन्हें लग रहा है कि अगर इसका वहां बिल्कुल फुटफॉल खत्म हो गया, आपने कहा फ्लाइट्स खत्म हो गई, वहां पर जो कमरे भी खाली पड़े हुए हैं, नुकसान भी लोगों को हो रहा है, तो इससे फिर लगा होगा लोगों को, नहीं इसका महत्व कम हो रहा है, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाए। तो फिर मोहन भागवत बोल पड़े कि ये स्वतंत्रता दिवस, इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। वो कह रहे हैं भारत को पहली बार आजादी प्राप्त हुई है, इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए और इसको प्रतिष्ठा द्वादशी बनाई जाए। तो मुझे लगता है इसके पीछे यही राजनीति है कि किस तरीके से उसके महत्व को फिर से स्थापित किया जाए, कुछ थोड़ी हवा पूरी राम मंदिर आंदोलन में पूरी हवा भरी जाए। यही सब हो रहा है, इसके अलावा इसका और कोई महत्व नहीं। त्रिकुटी कह रहे हैं, वो मिल्कीपुर में वहाँ की विधानसभा में उपचुनाव है, उसका भी थोड़ा माहौल बन जाएगा। जब आपने कहा कि मोहन भागवत ने कहा कि आज़ादी अभी मिली, तो मुझे याद आया कि देश को असली आज़ादी तो 2014 में मिली थी। ये बात आपको याद होगा, कंगना रनौत जी ने कही थी, सांसद जी हो गई हैं अब तो वो, तो उनके बयान सुर्खियों में है। और मुझे उनके बयान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों उत्तराखंड में वो हेलीकॉप्टर में एक मंडलाधीश्वर हैं, स्वामी कैलाशानंद सरस्वती, नहीं सरस्वती नहीं, केवल कैलाशानंद जी हैं। उनके साथ वो हेलीकॉप्टर में नज़र आई। मेरा भी कैलाशानंद जी से बड़ा करीब का ताल्लुक रहा है। मैं भी उनकी मोह माया में कुछ दिन मैंने सानिध्य में उनके गुजारे, उनका इंटरव्यू करने गया था। मुझे बताया गया था कि अखिलेश यादव के ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ कराई हैं इन्होंने। तो मेरे लिए बड़ा कौतूहल था, मैं हरिद्वार पहुँचा उनके आश्रम में। और मैंने उनसे पूछा, वो इंटरव्यू में दिखाऊँगा अपने दर्शकों को दोबारा। मैंने उनसे पूछा कि आपने तांत्रिक क्रियाएँ कराई थी, तो उनके चेहरे चौबाटे भड़क गए। शिवपाल जी के करीबी थे और अखिलेश और शिवपाल में उस समय लड़ाई चल रही थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो सिद्ध पीठ है, देखिए यहाँ सावन में साँप निकलता है। उनके एक शिष्य आए, बोला अभी भी तो निकला है 6 फुट का साँप। फिर उन्होंने बताया कि रात में यहाँ पे घुंघरूओं की आवाज़ आती है। इस तरह की उन्होंने मुझे बड़ी सम्मोहित करने वाली कहानी बताई। मैं सम्मोहन में था। पिछला जो कुंभ लगा, मैं 12-13 दिन उनके संग में, उनके सानिध्य में गुजारे मैंने। मैं देखना चाहता था कि होता क्या, तांत्रिक क्रियाएँ क्या होती हैं, मंडलेश्वर क्या होती आप हैं। तो बड़ा धैर्य है संजय जी, मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसे लोगों के साथ एक पल भी गुजार मैं सकता। जानना चाहता था, 13-14 दिन गुजारे, मेरे मन में बड़ा प्यार आता था उनको, मैं जानना चाहता था हैं क्या। लेकिन फिर मेरे मोह भंग होने शुरू हुए, देखी मैंने चीज़ें, कुछ इंटरनल चीज़ें, तो मुझे मोह भंग हुए। फिर वो पिछले दिनों मुझे वो कंगना रनौत के संग हेलीकॉप्टर में घूमते हुए नज़र आए। अभी कुंभ का एक विवाद बहुत वायरल हो रहा है। एक एक्ट्रेस, बड़ी मॉडल एक्ट्रेस जो कम कपड़ों में और बड़ी वैसी वाली अदाएँ सोशल मीडिया पे करती नज़र आती थी। अचानक वो उनके अंदर, उन्होंने कहा कि मैं साध्वी बन गई। उनकी पुरानी रील वायरल होने लगी कि देखो ये किस ड्रेस में, मैं उसका भी बुरा नहीं मानता, एक डाकू था वो बाद में संत बन गया, तो मैं इसको नहीं मानता कि इसका क्या अतीत है। और कोई डांसर होना है, कम कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं है, हर एक की अपनी चॉइस है, वो कम कपड़े पहने, ज़्यादा कपड़े पहने, मैं उस तरह का पुरातन व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन पता चला कि उस जो महिला को मॉडल बना को लाए हैं, वो उसके तार भी कैलाशानंद जी से जुड़े हुए हैं। एक वहाँ की साध्वी महंत ने बड़ा भयंकर आरोप लगा दिया कि ये जो महामंडलेश्वर जी हैं, ये मॉडल को अपने मंच पे क्यों बिठा दिए, अपने रथ में क्यों बिठा दिए।
और वो महामंडलेश्वरी हैं, वो मुझे पिछले दिनों अंबानी जी की शादी में भी नज़र आए, कैलाश नंदन जी। मुकेश अंबानी उनका स्वागत कर रहे थे। मैंने यार ये नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। और फिर मैंने देखा कैलाश नंदन जी के करीबी कुछ लोग थे, शिवपाल जी के जो करीबी थे, वो 100-100 करोड़ के ज़मीनों का मालिक बन गए। तो मुझे ये पॉसिबल होना चाहिए कि किसी एक ऐसे महंत को पकड़ लो, ज़िंदगी वैसे ही जाती है, क्योंकि आजकल कोई भी धंधा चल नहीं रहा है। फिर अभय जी मैं इस बात से बड़ा हैरान कि जितने बड़े-बड़े संत महात्मा हैं, इनका पैसे से क्या हुआ आया? कुंभ में इन्होंने अपने टेंट लगाए हैं। बड़े-बड़े नाम थे, मतलब ऐसे नाम जिनका प्रधानमंत्री सम्मान करते हैं। 5 लाख का टेंट, 2 लाख का टेंट, 3 लाख का टेंट। मैं हैरान कि ये क्या संत यहाँ पे मार्केटिंग करने आए हैं। कुंभ में पिछले कुंभ में एक भ्रष्टाचार की खबरें आई। कैग कैग की रिपोर्ट पे तो केंद्र सरकार हिल गई थी, कांग्रेस की सरकार को कैग की रिपोर्ट ने हिला दिया था। उस कैग ने कहा पिछले कुंभ में भ्रष्टाचार हुआ, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, सैकड़ों करोड़ के दस्तावेज रखे गए। स्कूटर, मोटरसाइकिल के नाम नंबर थे और मिट्टी की ढुलाई थी। कैग की रिपोर्ट जिस अफसर के खिलाफ थी उसको फिर बेलात्कारी बना दिया गया। और इस बार कुंभ पे हजारों करोड़ खर्च किया गया, खबरें ना आए, खबरें ना दिखाएं। हमने फोर्टियम पे अपने रिपोर्ट है 3-4 खबरें दिखाई, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, कुंभ में अव्यवस्थाओं का आलम है। तो मैं इसे जोड़ रहा था कि ये जो कल मैं भी टीवी के ऊपर देख रहा था, कुछ महिलाएं जो हरियाणा से गई हुई थी, वो जमीन पे बैठी हुई थी और कंबल ओढ़े हुए थी, वो पूरी रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी थी। एक संवाददाता, इसकी शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही थी, केवल आवाज आ रही थी टीवी पर, वो पूछ रहा था कि कोई टेंट वगैरह का इंतजाम नहीं है, आप खुले आसमान नीचे? नहीं, हाँ, वो अर्ध ग्रामीण किस्म की महिलाएं थी। वो बोली हाँ ऐसा ही है, खाने पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, अपने साथ बिस्कुट बिस्कुट लाए हैं, पानी वानी पीकर किसी तरीके से काम चला रहे हैं। तो उसको देख के लग रहा था कि जो चर्चा हो रही है कि बहुत भव्य इंतजाम है, सब लोगों को, और सब लोगों के लिए इंतजाम है, हर तरह के लोगों के लिए इंतजाम है, जो लोग लाख रुपए रोज खर्च कर सकते हैं उनके लिए भी आलीशान किस्म के लग्जरी टेंट्स उपलब्ध हैं, और जो लोग इतना रुपए खर्च नहीं कर सकते उनके लिए भी इंतजाम है। ऐसा वहां लगा नहीं देखने में। नहीं, अगर मेरे से रिपोर्टर टीम गई थी उससे वहां पे देखे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी वहां पे कुंभ में जाके अपने स्वयंसेवकों से क्यों नहीं ये नई स्वतंत्रता की आजादी की कहानी लिखवा पा रहे हैं? ये जो परेशान है उनको कंबल नहीं दिला पा रहे हैं, उनको आग नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनके तो प्रिय शिष्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वहां ये संघ भागवत जी के निगाह क्यों नहीं जा रही है? अभी अभी एक अखबार में एक लेख भी छपा था इस सवाल को लेके जो आप बात कह रहे हैं। तो मैंने उस लेख को दिलचस्पी के साथ पढ़ा, तो उस लेख का सार तत्व ये था कि अगर कुंभ की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कैरियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुंभ कुंभ बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तरीके से बिना किसी दुर्घटना के गुजरना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई और कुछ ऐसा कुछ हो गया तो उसमें योगी आदित्यनाथ को लेने के देने पड़ जाएंगे, उसका मतलब, ये कहने का मतलब था। लेकिन इसलिए कुछ नहीं होगा। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक हो जाता है, क्योंकि आजकल सब ड्रोन से करेंगे, भगवान ना करे कुछ दुर्घटना हो। लेकिन व्यवस्थाओं में कमी जो बिल्कुल कोई होंगी, नहीं चाहता। हाँ, सवाल ये है व्यवस्थाओं कि में दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना है कि व्यवस्थाएं व्यवस्था, अच्छी। जो लोग वहां पे जा रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए इंतजाम होना चाहिए ना पूरा। लेकिन मुझे बताइए कि अभय जी की इन अव्यवस्थाओं की खबर भी कहाँ आएगी? सैकड़ों करोड़ रुपया एक-एक चैनल्स के लिए आवंटित है। मतलब एक-एक चैनल के करोड़पति और अरबपति हो जाएंगे कुंभ में। अखबार के मालिकों को इतना पैसा दिया गया है। तो एक अखबार, एक टीवी चैनल इस व्यवस्था की पोल नहीं खोलेगा। तो कितने हम जैसे यूट्यूबर दिखा देंगे कि एक सीमित दायरा है, कितना कहाँ मीडिया तो बताएगा नहीं, गोदी मीडिया तो बोलेगा ही नहीं। वो तो कहेगा अरे इतना अलौकिक, इतना अद्भुत। मैंने ट्वीट किया कल आया कि साहब 2 करोड़ टीवी चैनल पे चल रहा था कि 2 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके और 3 करोड़ की संभावना है। मैं बड़ा हिसाब से मैं समझ नहीं पा रहा था काउंटिंग कैसे करते होंगे। एक आदमी खड़ा हुआ होता है, 1 गिर के 2, 4, 5, 6, 4 कैसे गिनती कर लेते हो कि 2 करोड़ और 1 करोड़, 3 करोड़ का अंतर ही नहीं है कि दोपहर से 2 करोड़ हो चुके, शाम को 3 करोड़ हो जाएंगे। तो पहले ये जो भी फिगर आया, पहले आंकड़ा आया 1.3 करोड़ का, हाँ, फिर फिगर आया, लोगों लगा होगा ये तो कम बता रहे हैं, तो उन्होंने बढ़ा हाँ, के 1.6 करोड़ कर दिया। हाँ, अब 3 करोड़ कहा जा रहा है। 3 दिन हाँ। के अंदर ये फिगर 1.3 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच गया है। वाह! वाह! और मतलब ये कितना स्नान नहीं है, और ये स्नान नहीं है, ये हाँ, अमृत स्नान है। अमृत स्थान है। हाँ, अभी अमृत शब्द जो है ना, ये भाजपा की जो फिक्रेबाजी उसकी जहन है, ये पूरा काल जो है वो अमृत काल है। ये स्नान हुँ, भी अमृत स्नान है। हाँ, अमृत महोत्सव, आज़ादी हाँ, का अमृत अमृत महोत्सव। स्नान है। जी। सब 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 अमृत होता है। ये सारी परम बातें, ये बातें चलन कोई करता नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है कि अपने महामानव विश्व गुरु जी, वो डुबकी लगाने नहीं आए अमृत स्नान में।
मेरे हिसाब से अभय जी जो वो मैंने अपने सोचा है, लिए वो अपने लिए रबड़ का सूट बनवा रहे होंगे। नहीं मुझे दूसरी बात लग रही है अभय जी, आप मेरी बात से क्या? सहमत होंगे। हम्म, वो आएंगे 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, उससे ठीक पहले आएंगे। हम्म, दिल्ली के चुनाव में वोट पड़े उससे हम्म। पहले प्रधानमंत्री जी यूं करके हाथ जोड़कर डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। हाँ, हो सकता दिन भर टीवी है। चैनल उनको चलाएंगे। जिस समय वोटिंग हो रही होगी दिल्ली में, मेरा अपना मानना है और मुझे हम्म, लग रहा है कि शायद मैं सही होऊंगा। अगर सही होऊंगा तो इतनी क्लिप निकाल के आज की तारीख की डेट डाल के उस दिन चलाऊंगा कि हम लोगों ने इतने दिन पहले उस दिन कह दी थी कि दिल्ली के चुनाव में असर पड़ जाए, इसलिए महामानव का महा हम्म, मेगा शो जो है, जो ट्रंप हम्म। के नाम बुलाने से थोड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो वो ट्रंप वाला जो रिपेयर वाला कांड है वो उस दिन प्रकट होगा। महामानव जी उस दिन डुबकी लगा दें। आपके सहमत हैं ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, हो बिल्कुल हो सकता है, और तब तक समय भी है उनके पास, लेटेक्स का बहुत बढ़िया सूट बनवा लेंगे। देखिए, पिछली बार जब उन्होंने एक जगह स्नान में डुबकी लगाई थी तो साफ दिखाई पड़ रहा था कि अंदर वो रबड़ की एक चीज पहने हुए। दिख रहा अब की बार वो इस तरह का सूट बनवा रहे होंगे मेरे ख्याल से, इससे पता नहीं चले लोगों को ये सूट पहने हुए हैं। है। उस सूट को पहन के ही डुबकी लगाएंगे ना वो उसमें। और बड़े ड्रोन व्रोन से फोटो खींचे जाएंगे, हाँ, बड़ा हुआ। सब सारा अच्छा, सारा कुछ होगा। ये जो सारी परंपराएं सारी इनकी बात संग करना चाह रहा है, जो हम्म, माहौल बनाना चाह रहा है, वो उसके मूल में बात वही है कि बटोगे तो कटोगे। ये जो पिछड़े और दलितों ने टाटा बाय बाय कर दिया है बीजेपी को, ये उसको हिंदुत्व कार्ड खेल के वापस लाने की मुहिम ही है, क्या लगता बिल्कुल है सही आपको? बात है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो 4 जून को जो नतीजे आए, उन नतीजों से भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम सब लोग हिल गए हैं। क्योंकि उसमें जो वोटों में कमी आई है और सीटों में कमी आई है, वो उनके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है। ऐसा नहीं है कहीं अनजान जगह पे कोई सीट, जहां कभी सीट जीती हो, धोखे में वो सीट हार गए हो, ऐसा नहीं है। प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है, जिसको आप मानते थे कि हमारा वोटर है, हमारा इलाका है, जिसको जिसको अरुण जेटली कहते थे कि हमारा कैचमेंट एरिया, मैंने उन्हीं के मुंह से पहली बार शब्द सुना था, अरुण जेटली की मुंह से, कि हमारा कैचमेंट एरिया है। उस कैचमेंट एरिया में हार गए ना ये। हरियाणा में हार गए, राजस्थान में हार गए, वो आपके उत्तर प्रदेश में हार गए, बिहार में हार गए, गुजरात में भी एक सीट हार गए। तो वो उनका जो कैचमेंट एरिया है, उसमें हारने से ये लोग काफी हिल गए। और वो हारे इसलिए, ऊंची जातियों ने तो वोट दिया ही है उनको। हारे इसलिए है कि उनको जो दलित और ओबीसी जातियों के वोट मिलते थे, उन वोटों में जबरदस्त कमी आई है। उस कमी को पाटने के लिए ही बटेंगे कटेंगे ये सब नारेबाजी की जा रही है कि किसी तरीके से लोगों तक दोबारा हिंदुत्व का संदेश पहुंचाया जाए। मेरा मानना यह है कि ये संदेश पहले भी जब वो लोग वोट देते थे तो इसलिए नहीं देते थे कि हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये गलत फहमी है। इनका मुगालता था कि इनके हिंदूवादी होने के कारण इनको इस तरह के वोट मिल रहे हैं। उनको वोट इसलिए मिल रहे थे कि सामाजिक न्याय की जो पहले से स्थापित पार्टियां थी, उनकी साख काफी गिर गई थी, क्योंकि वो लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के बाद में अपने आश्वासन को, सामाजिक समता को स्थापना के आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी साख गिर गई थी। अब भाजपा की अपनी साख दांव पे लगी हुई है और लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमें गलत पट्टी पढ़ा रही थी, ये तो ब्राह्मण बनिया पार्टी है। तो इस चीज से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि एक बार अगर ये बात फिर से दोबारा लोगों के मन में स्थापित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो फिर ये पुनर्मुष्को भव वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए सब पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। सही बात है। इसीलिए से अयोध्या से लेकर कुंभ तक भागवत बिल्कुल। पाठ चल रहा है। बहुत रोचक परिचर्चा रही आज की। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका। चर्चा तो आज आपके नाम रही, आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई उस सिलसिले में। और ये थैंक यू। पूरी थीसिस भी जो वहां पे कुंभ, जो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और कुंभ की जो समस्याएं हैं, बंदोबस्त की समस्याएं जो है ना, इनके ऊपर प्रकाश डालना बहुत सही बात है। जरूरी आना चाहिए था सामने। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल आना चाहिए थैंक था। और देखा, यही इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस होना चाहिए इसी के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर। बिल्कुल। ये था अभय द्विवेदी जी, और आपको ये यकीन हो गया होगा कि एक नई दास्तान, नई कहानी आपके सामने पेश की। बताइएगा जरूर कैसी लगी। शुक्रिया। थैंक यू।